हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 140 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। 140 में ऑडिटर की रिमूवल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म एंड इन एजीएम दोनों के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। सेक्शन 140 कहता है कि एक ऑडिटर को हटाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑडिटर को रिमूव करना इज अ वेरी टफ टास्क। इतना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन परीक्षा लेनी होती है। तो एक ऑडिटर को हटाने के लिए सेक्शन 140 के 5 सबसेक्शंस हैं, जिसमें 140 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 सबसेक्शंस काम करते हैं। सबसे पहले सबसेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 की, जिसमें यह कहा गया है कि एक ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, और इसमें रूल 7 भी अपना पार्टिसिपेशन देता है। कहा गया कि एक ऑडिटर को निकालने के लिए सबसे पहला काम करना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर लगता है कि ये ऑडिटर हमारे काम का नहीं है या ऑडिटर किसी भी तरह से ठीक ढंग से काम नहीं करता है, इसे हटाना है, तो उसको हटाने के लिए बोर्ड अपना एक रिजोल्यूशन पास करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिजोल्यूशन पास करेंगे और आपस में डिसाइड करेंगे कि यस, इस ऑडिटर को हमें हटाना पड़ेगा, रिमूव करना है। और फिर उसके बाद केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिजोल्यूशन पास कर लेने से ऑडिटर रिमूव नहीं हो जाता, उसके बाद उनको अप्रूवल लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। कैसे लेनी होगी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिजोल्यूशन होगी उसके पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, वो एप्लीकेशन देंगे। किसको एप्लीकेशन देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसके लिए एक फॉर्म आता है, फॉर्म ADT 2, फॉर्म नंबर ADT 2 में एप्लीकेशन देंगे 30 दिन के अंदर अंदर। कब से? बोर्ड रिजोल्यूशन पास होने के। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आने के बाद, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है कि यस, ये ऑडिटर नहीं रहना चाहिए, इसको हटाइए, अच्छा, तो फिर उस ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है। ध्यान रखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर रिजोल्यूशन पास कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दी, तो क्या यह माना जाए कि यस दिस इज फाइनल? क्या यह माना जाए कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद उस ऑडिटर का हटना तय है? जी नहीं। सेक्शन 140 कहता है, 140 में यह दिया गया है कि किसी भी ऑडिटर को हटाने की पावर अल्टीमेटली किसके पास है? जिसने अपॉइंट किया है। बताइए, ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सर, जनरली ऑडिटर को अपॉइंट मेंबर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मेंबर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, और वो ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए? उसको अपॉइंट करने के लिए। लेकिन कुछ सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर देते हैं, और CAG गवर्नमेंट कंपनी है तो अलग बात है वो। लेकिन नॉर्मली जो ओनर होता है वही ऑडिटर को अपॉइंट करता है, और वही उसको हटा सकता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिलने के बाद एक मीटिंग बुलाई जाएगी, किसकी? मेंबर्स की। जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर्स की, और मेंबर्स पास करेंगे एक स्पेशल रिजोल्यूशन, और वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के बाद ही उस ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये सारी कार्यवाहियां चल रही हो जिस बीच में, उसमें एक और काम अधूरा छूट रहा है, जिसमें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी चाहिए उस ऑडिटर को हटाने से पहले। तो बिफोर टेकिंग एनी एक्शन द ऑडिटर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मींस सबसे पहला काम है कि उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए, उसको सुनने का मौका दीजिए। वो जो कह रहा है, वो सफाई दे रहा है, उसको सुनिए। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, उसकी सफाई के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास करेंगे कि इसको हटाया जाए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है, एंड देन फिर जनरल मीटिंग बुला करके स्पेशल रिजोल्यूशन। सर, ये जनरल मीटिंग कौन सी होगी? एनुअल जनरल मीटिंग होगी क्या? जी नहीं। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, अगर किसी ऑडिटर को आप हटा रहे हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, EGM। ठीक है, आइए तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप काम करेंगे बोर्ड रिजोल्यूशन, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ADT 2 में विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज ऑफ अप्रूवल, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ये पॉइंट्स जो हैं, ये चीजें जो हैं,
60 days, Form ADT2, 30 days, board resolution, special resolution. These are very important for what? MCQ क्वेश्चंस. जब MCQ क्वेश्चंस बनते हैं तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर आप जब भी प्रोविजंस राइट डाउन कर रहे होते हैं तो वहां पे ये चीजें आपके प्रोविजन को और मजबूत बनाती हैं. सो काइंडली टेक केयर ऑफ ऑल दिस फिगर्स. ओके. उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो ये सबसे पहला काम होगा. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सबसे पहला काम होगा. अपॉर्चुनिटी देंगे, बोर्ड रिजोल्यूशन, फिर अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूवल मिलनी है, मीटिंग होनी है और फिर SR पास होना है उसमें. चलिए, ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया. अब आइए बढ़ते हैं आगे की ओर. सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को. यहां पे रूल 8, अच्छा रूल 7 का क्या रोल था, उसमें जो फॉर्म नंबर ADT2 बताया गया है, विद इन 30 डेज बताया गया है, ये सारी चीजें रूल्स में प्रोवाइडेड हैं. एक्ट में ये बातें नहीं लिखी हैं, ये बातें रूल्स में ही लिखी हैं. अब सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर ऑडिटर हट रहा है, रिमूवल हो रही है, उसको तो रिमूवल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ठीक है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है. क्यों? क्योंकि उसने रेजिग्नेशन दिया हुआ है, उसकी ऑफिस वैकेट हो रही है क्योंकि उसने रेजिग्नेशन दिया है. तो फिर ऑडिटर की एक जिम्मेदारी बनती है और वो जिम्मेदारी प्रोवाइडेड है सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में. और ये जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को एक स्टेटमेंट फाइल करनी है. किसके पास? विद द कंपनी एंड और आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को और कंपनी को, कंपनी और आरओसी दोनों को एक स्टेटमेंट फाइल करना है. किस लिए फाइल करना है? ये रीजन देना है उसमें और फैक्ट्स बताने हैं कि क्यों वो रिजाइन करके जा रहा है. ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है. और अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर CAG को भी ये स्टेटमेंट एक नोटिस के फॉर्म में एक स्टेटमेंट फाइल करनी है, उसके पास भी भेजनी है. क्लियर है? तो ये सारी बातें इसमें दी हैं. और इसका फॉर्म क्या होगा फाइल करने का? तो फॉर्म ADT3. ADT2 में देखा सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन, ADT3 में बताया गया है कि भाई सीधी सी बात है, आप बता दीजिए कि क्यों आप रिजाइन कर रहे हैं. रेजिग्नेशन का मामला इतना आसान नहीं होता है. रेजिग्नेशन इज अ वेरी सीरियस केस. व्हाई द ऑडिटर इज रिजाइनिंग? Is there any pressure have been put on the auditor to make such kind of resignation? क्या ऐसा है? और is there auditor involved in any fraudulent activities? क्या auditor खुद involved है किसी fraud में? That's why he is resigning. So whatever the matter is, resignation का reason and facts must be disclosed before ROC company and in case of government company CA and AG, Comptroller and Auditor General. So this is all about this. Section 140 subsection 2 कहता है if auditor has resigned from the company, he shall file within 30 days from the date of resignation a statement in form ADT3 with the company and the registrar. लेकिन अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG को along with the company and registrar, and auditor shall indicate the reasons and other facts as may be relevant with regard to this resignation in the statement. But यदि वो कॉम्प्लाई नहीं करता इस प्रोविजन को, सबसेक्शन 2 को, स्टेटमेंट फाइल नहीं करता, तो सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 कहता है कि भैया इस नॉन कॉम्प्लायंस की सजा आपको मिलेगी, भरपूर मिलेगी. कितनी सजा मिलेगी? बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा. कहा गया सीधी सी बात है, आपको कम से कम ना बोलिए 50,000 रुपए, या फिर आपको जितने रेमोनरेशन पे अपॉइंट किया गया है जो दोनों में कम आती हो, इतनी की सजा आपको दी जाएगी यदि आपने डिफॉल्ट किया है विदिन टाइम पीरियड, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड, अगर आपने स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो. सर अगर मान लीजिए वो उस प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड में नहीं फाइल करता है तो क्या कोई कॉन्टिन्यूइंग पेनल्टी लगेगी? हाँ. उसके बाद अगर वो 30 डेज का जो टाइम है, उसके बाद भी 30 डेज कब से है? रेजिग्नेशन की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर उसको फाइल करना है. 30 डेज में नहीं करता है तो फिर 500 रुपए पर डे के हिसाब से, 500 रुपीज पर डे के हिसाब से डेली का जितने दिन वो डिफॉल्ट कर रहा है वो जुड़ता जाएगा. लेकिन मैक्सिमम, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा? सर मैक्सिमम 2 लाख रुपए. पहले ये 5 लाख रुपए हुआ करता था. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, मैं इसको भी यहां शामिल कर रहा हूं. कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने ये क्लियर कट कर दिया कि ये 5 लाख की जगह अब 2 लाख होगा. आपको पता है कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के माध्यम से. सो इसलिए ये कम किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
है ना, चीजों को सोफिस्टिकेट किया जा रहा है, पेनल्टीज कम की जा रही हैं। चलिए, एक और अमेंडमेंट आया था इस फिगर में भी, लेकिन खैर उसका अब डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीजें सुधर गई हैं, जो अमेंडमेंट्स है वो इनकॉर्पोरेट कर ली गई हैं। इसके बाद सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 की बात अगर हम करें तो इसमें कहा गया ये, अभी मैंने आपको ये कहा कि एक ऑडिटर को अगर हटाना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लीजिए और जनरल मीटिंग में ईजीएम में एसआर पास करके और उसको हटा सकते हैं आप। लेकिन अगर किसी एजीएम में, किसी एनुअल जनरल मीटिंग में किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना या उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करना है और इसके लिए मेंबर्स ऐसा चाहते हैं, तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं कि स्पेशल नोटिस भेजी जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ मेंबर्स, और मेंबर्स की यह जिम्मेदारी होती है कि वो एक नोटिस भेजें कंपनी को कि हे कंपनी, आप जिस ऑडिटर को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, आने वाली एजीएम में, नेक्स्ट एजीएम में उस ऑडिटर को हम नहीं रखना चाहते या फिर उस ऑडिटर की जगह किसी और को रखना चाहते हैं। तो इस केस में उस स्पेशल नोटिस के बेसिस पर उस ऑडिटर को एजीएम में हटाने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। और जैसे ही ये स्पेशल नोटिस आएगी, जब मीटिंग बुलाई जानी है, एजीएम जो बुलाई जानी है, एनुअल जनरल मीटिंग, इसकी जब नोटिस सेंड होगी, इसकी जब नोटिस जाएगी, तो फिर क्या होगा, इस नोटिस में यह लिखा जाएगा कि इस ऑडिटर को हटाने की कार्यवाही शुरू होनी है, और साथ साथ वो जो स्पेशल नोटिस आई है उसके बारे में सारी बातें लिख करके और सारे मेंबर्स को भेजा जाएगा जो मीटिंग में आने वाले हैं, सबको भेजेंगे, कॉपी भेजेंगे। क्लियर है? तो इफ रिटायरिंग ऑडिटर, इस रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल नोटिस क्या होती है, हैज नॉट कंप्लीटेड अ कंसेक्यूटिव टेन्योर ऑफ 5 ईयर और 10 ईयर, अभी उसने पूरा नहीं किया है। सुनिएगा सर, ऊपर भी तो लिखा था कि एक्सपायरी ऑफ टर्म के पहले, जी हां, लेकिन उसके लिए ईजीएम में अचानक उस ऑडिटर को हटाने की बात हो रही है, बट यहां पे प्री प्लान्ड है, मेंबर्स चाहते हैं कि जो ऑडिटर है उसको हटाया जाए एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, इसके लिए स्पेशल नोटिस दी जा रही है। लेकिन अगर उसकी 5 साल की या 10 साल की टेन्योर पूरी नहीं हुई है, आप जानते हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए 5 साल की टेन्योर होती है और एक फर्म के लिए 10 इयर्स की टेन्योर होती है, कौन सी? इसके लिए रूल 5 जो है हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014 का, वो बताता है कि भाई अगर वो कोई लिस्टेड कंपनी है वो तो अलग बात है, उसके लिए तो फिर ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसके लिए 10 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, और प्राइवेट कंपनी है 50 करोड़, पब्लिक बोरोइंग्स 50 करोड़, ये सारी लिमिट्स दी हुई है। आई होप आपको ये बात पता होगी। तो फिर ऐसी कंपनीज में 5 साल और 10 साल की जो लिमिट है वो अगर उसका पूरा नहीं हुआ है तो फिर एक स्पेशल नोटिस चाहिए होगी फ्रॉम द मेंबर साइड टू पास अ रिजोल्यूशन एट द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। क्या करने के लिए? अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। अच्छा, तो वो कॉपी भेजी जाएगी। ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ सच रिजोल्यूशन द कंपनी शैल forthwith सेंड अ कॉपी thereof टू द रिटायरिंग ऑडिटर ऑल्सो। रिटायरिंग ऑडिटर को भी भेजा जाएगा और उसके बाद ऑडिटर अपने रिप्रेजेंटेशन देगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ऑडिटर अपनी सफाई देगा, उसके बारे में बताएगा कि ये जो रिमूवल हमारी हो रही है, हमको हटाने के प्रयास हो रहा है, जिस मुद्दे पर हो रहा है वो उसमें मेरी गलती नहीं है, या वो अपनी सफाई जिस भी तरह से पेश करना चाहे वो करेगा। ठीक है, तो अब वो कैसे पेश करेगा? तो वो रिप्रेजेंटेशन देगा किसको? कंपनी को, और बोलेगा कि हे कंपनी, मेरी रिप्रेजेंटेशन को सारे के सारे मेंबर्स को भेजा जाए। लेकिन अगर वो रिप्रेजेंटेशन कंपनी को काफी देर से देता है, कंपनी के पास मौका नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट कर सके, तो उस केस में अलाउ किया जा सकता है ऑडिटर को कि वो रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में खड़े होकर के रीड आउट कर दे। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, where the notice is given of such a resolution and the retiring auditor makes with respect thereto representation in writing to the company not exceeding a reasonable length, एक particular length की होनी चाहिए, बहुत बड़ा ना हो, and requests its notification to the members of the company shall, unless the representation is received by it too late for it to do so, क्या करेंगे? In any notice of the resolution given to the members of the company state the fact of the representation given having been made and send a copy of the representation to every member, सबको भेजेंगे, of the company to whom notice of meeting is sent।
जिसको जिसको मीटिंग की नोटिस गई है सबको उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भेजेंगे, भले ही वो मेंबर वेदर बिफोर और आफ्टर द रिसीट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी, भले ही वो मेंबर ये रिप्रेजेंटेशन रिसीट होने के पहले हो या रिसीट होने के बाद में मेंबर बना हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको भेजेंगे। कंसिक्वेंस ऑफ नॉट सेंडिंग रिप्रेजेंटेशन, अगर आप नहीं भेज पा रहे हैं, क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? क्योंकि बहुत देरी से मिली है या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है भेजने में, तो फिर परमिशन देना होगा उसको रीड आउट करने के लिए। इफ अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट एज अ फर्स्ट बिकॉज इट वाज रिसीव्ड टू लेट और बिकॉज ऑफ द कंपनीज डिफॉल्ट, द ऑडिटर में विदाउट प्रेजुडिस टू हिज राइट टू बी हर्ड ओरली। अच्छा, अगर वो रिप्रेजेंटेशन दे देता है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसका जो राइट ऑफ बीइंग हर्ड है वो कहीं भी प्रभावित होगा ना, वो अलग है, ये अलग है। रिक्वायर दैट द रिप्रेजेंटेशन शैल बी read out at the meeting. However, if the copy of representation is not sent as aforesaid, a copy thereof shall be filed with the registrar. और हाँ, रजिस्ट्रार के पास भी ये फाइल किया जाएगा। अगर सेंड नहीं होता है तो रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दीजिए, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होता है वो कोई भी जाकर के एक्सप्लोर कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति एक एप्लीकेशन दे देता है ट्रिब्यूनल को कि इस बारे में ये कह करके कि जो ये आपने राइट दिया है इसको रिप्रेजेंटेशन का, वो इसका गलत फायदा उठा सकता है, उसका अब्यूज कर सकता है, कंपनी को डिफेम कर सकता है, और ये बात साबित हो जाती है ट्रिब्यूनल में, तो फिर ट्रिब्यूनल उसके राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ओके, इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन आइदर ऑफ द कंपनी और any other aggrieved person that rights conferred by this subsection are being abused by the auditor, then the copy of representation may not be sent and the representation need not be read out at the meeting. And finally section 140 subsection 5 कहता है कि भाई अगर ट्रिब्यूनल को खुद लगता है कि इस ऑडिटर को नहीं रहने देना चाहिए इस कंपनी में, ये किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, अबेटेड है या कॉल्यूडेड है, तो फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है उस ऑडिटर को चेंज करने के लिए। On satisfaction of tribunal that the auditor of the company has acted in a fraudulent manner etc without prejudice to any action under the provision of this act, यानी कि जो इस एक्ट में बाकी प्रोविजंस हैं किसी ऑडिटर को फ्रॉड करने पर पनिश करने के लिए, उनको सेव करते हुए, यानी कि उनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अदरवाइज ट्रिब्यूनल के पास एक और अधिकार है कि वो सुओ मोटू, यानी खुद ट्रिब्यूनल को पता चल रहा है, या फिर एप्लीकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी कंसर्न्ड पर्सन के एप्लीकेशन पे अगर वो सेटिस्फाई है कि ऑडिटर क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉडुलेंट मैनर में इन्वॉल्व है या अबेटेड या कॉल्यूडेड है किसी फ्रॉड में, तो फिर वो ऑर्डर पास कर सकती है में, यानी कि ये चांसेस हैं। अगर वो सेटिस्फाई हुई ट्रिब्यूनल, अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर नहीं हटाएंगे, तो इसीलिए वर्ड यहां लिखा है में, शैल वर्ड का यूज नहीं किया गया है। बाय ऑर्डर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर्स। सर अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है तो 15 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑर्डर पास कर देगी कि इस ऑडिटर को हटाया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दे देगी कि आप अपॉइंट करिए किसी और ऑडिटर को उसकी जगह पे। अगर एक बार कोई ऑडिटर इस दायरे में आ गया, इस फ्रॉडुलेंट मैनर में इन्वॉल्व होते हुए पकड़ा गया, तो फिर आप ध्यान से सुनिएगा उस ऑडिटर का क्या हश्र होगा। वो किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन पाएगा। सर तब तो लाइफ खत्म। नहीं, लाइफ नहीं खत्म, 5 साल के लिए, बस 5 साल के लिए उसको रोका गया है कि अब अगले 5 साल तक आप किसी भी कंपनी में, दुनिया की किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते, बैन हो गया उनको। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ है, एन ऑडिटर वेदर इंडिविजुअल और अ फर्म, इंडिविजुअल या फर्म हो, against whom the final order has been passed by the tribunal under this section shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company for the period of 5 years from the date of passing of order। और साथ साथ एक सेक्शन है फ्रॉड का, सेक्शन 447, आपको याद होगा, मैंने बार बार रिपीट किया है, मैं बहुत बार अपने लेक्चर्स में 447 को पढ़ाता रहता हूं, तो वो स्पेशली फ्रॉड का ही सेक्शन है। बाकी सारी पनिशमेंट तो लगेंगी, साथ में ये फ्रॉड का जो सेक्शन है ना वो लगेगा साथ में। ठीक है, तो ये 447 भी उसमें लग जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। क्लियर है? ओके, थैंक यू।